प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग अष्टम सिविक्स अध्याय 7 का हास्याकरण की समझ। हम लोग जब कॉपी में लिखते हैं तो पेज में एक और चौथाई छोड़ देते हैं, तो उसी को कहते हैं हास्या। वो हास्या क्या हुआ कि एक अलग छोर पर मुख्य धारा से अलग की बातें हास्या कहलाती है, और वहाँ पर आमतौर पर हम लोग लिखते नहीं हैं। कहने का मतलब कि कोई ऐसा चीज़ जो किनारे पर धकेल दिया जाए वही हास्या होता है। और जैसे कि आप अपने विद्यालय में देखते होंगे कि यदि सब कोई बच्चा खेल रहा है, कुछ बच्चा नहीं खेल रहा है, तो जो नहीं खेलने वाले बच्चों को लगता है कि हम कहीं न कहीं हास्या पर धकेल देंगे क्या। उसी तरह कोई बच्चा गाना गा रहा है, संगीत में रुचि है, कुछ बच्चा नहीं ले रहा है, तो उसको लगता है कि कहीं न कहीं हमको छोड़ दिया गया, हमको हास्या पर धकेल दिया गया है, हमको इग्नोर कर रहा है। उसी तरह कहीं 7-8 मित्र या 5 मित्र खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको छोड़ देता है तो आपको लगता है कि हमको छोड़ दिया, हमको हास्या पर धकेल दिया। यही चीज़ हर जगह होती है, समाज में भी यही चीज़ होती है। किसी को अगर उसमें कोई कमी है औरों के बनिस्बत, तो उसको यदि इग्नोर करके मुख्य धारा में आए लोगों को लेकर साथ चला जाता है तो कहते हैं कि उसको छोड़ दिया गया, उसको हास्या पर धकेल दिया गया। तो यही चीज़ समाज में भी होती है। यह अलग बात है कि अगर जो किसी को लगता है कि वो कम है, तो अगर कहीं ना कहीं उसकी काबिलियत दूसरे क्षेत्रों में होगी, उसे उभारने की ज़रूरत है, उसे भी सही ज्ञान, सही दिशा निर्देश मिलेगा, तो सही अभ्यास करेगा तो वो भी उसी तरह का हो सकता है। जिससे हम समझते हैं कि कम है, वो भी सामान्य तौर पर जो तेज है उसके अनुरूप हो सकता है। तो यहाँ पर यही हुआ हास्याकरण। सामाजिक जगत में इसका दायरा काफ़ी व्यापक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर जगह जो है इसका स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे कि समाज में किसी का रीति रिवाज अलग है तो हम लोग मानने लगते हैं कि वो हम लोग से अलग है। मुख्य धारा के जो लोग होते हैं, जो बहुसंख्यक के रूप में होते हैं, वे अपना अलग काम करते हैं, और जो कि कम होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उसको फिर लोग अलग रूप में देखने लगते हैं। उसी तरह अमीरी गरीबी की बात होती है। अमीर लोग अलग का विचार व्यवहार होता है, और जो गरीब लोग रहते हैं उसको लगता है कि हमें छोड़ दिया गया, मुख्य धारा से हमें कहीं न कहीं अलग किया जा रहा है। इसी तरह जो कमज़ोर है उसे लगता है कि जो वर्चस्व वाला है, शक्तिशाली है, वह आगे जा रहा है और हम लोग को पीछे छोड़ दिया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक दृष्टि से उसे लगता है कि हमको पीछे छोड़ दिया गया है, और यही हास्याकरण का स्वरूप कहलाता है। यहाँ पर कभी कभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है, हमको पिछड़ेपन का प्रतीक मान लिया जाता है, और लोग बहुसंख्यक लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इसके अफवाद भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में हम देख सकते हैं कि काले लोग ज़्यादा संख्या में हैं, बहुसंख्यक रूप के रूप में, और लेकिन वह काले लोग ही पिछड़े हुए हैं। तो ऐसा भी होता है। यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं एक चित्रांकन से किस तरह जो है कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि आदिवासी और हास्याकरण किस तरह जो है, एक आदिवासी की एक पीड़ा है और उसे किस तरह पीछे धकेल दिया गया है, कहीं न कहीं मुख्य धारा से उसे पीछे धकेल दिया जाता है। ऐसी बातें बहुत से लोगों को लगती है, और जो विशेष करके जो पीड़ित हो जाता है उसको लगता है कि हमें पीछे धकेल दिया गया है। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं अब आदिवासी और हास्याकरण की कहानी। आदिवासी और हास्याकरण। यहाँ पर दिल्ली में एक आदिवासी परिवार की कहानी को दिखाया गया है। सीमा और हेलेन अपने दादाजी के साथ टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम देख रही है और बोलती है, देखो देखो कितना अच्छा डांस है। तो वही वो बोल रही है कि दादू, जब कभी आदिवासी को दिखाया जाता है टीवी पर तो हमेशा डांस करते हुए ही क्यों, नृत्य के रूप में ही क्यों? तो क्या और लोग जो है क्या हमारे बारे में और कुछ नहीं जानते? ये लोग सारे कोई आदिवासी हैं। तो उसके दादाजी बोलते हैं, सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है, पर ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। और वो अपनी कहानी तब सुनाने लगते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में उसका घर हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत था, ज़रूरत की सारी ज़मीनें थी, धरती अपना, जंगल अपना, नदियाँ अपना, सब चीज़, और बहुत लोग सबका सम्मान करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक में से वो जंगल हमारे नहीं रहे, वन विभाग के अफसर ने जंगल साफ कर डाला, और जंगल को बचाने हम लोग जाते तो पिटाई करते, अदालत में घसीटता, और हम लोग को अपना वकील भी नहीं मिलता, खुद मुकदमा नहीं लड़ पाते, बहुत परेशानी होती। तो फिर वो जो है सीमा और हेलन पूछने लगती है, तो फिर क्या आपने अपनी जान कैसे बचाई?
तो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों को तो किसी तरह अपना जान बचाना पड़ा, घर छोड़ के भागना पड़ा। और वहाँ पर जो है वो लोग आए, बोले कि यहाँ जो है धरती के नीचे लोहा है, तुम लोग भागो यहाँ से। जो औने पौने दाम पर जैसे तैसे लोगों ने अपना ज़मीन बेचा और वहाँ से चलते बने। ज़्यादातर लोग जहाँ तहाँ जो मनसो हुआ काम करने लगे। मजबूरन उनका जीवन शैली तबाह हो गया था, रातों रात नामो निशान गायब हो गए। और तो वो बच्ची बोलती है कि बहुत जो है ये तो दिक्कत हुआ। तो और वो उसके दादा बताते हैं 30 एकड़ ज़मीन बेचे, बहुत ही कम पैसा मिला, पैसा भी जो है पर्याप्त नहीं मिला। और शहर में आए तो पैसा ख़त्म हो गया। वो तो अच्छा रहा जो कि तुम्हारा पिताजी का नौकरी लग गया, नहीं तुम लोग और परेशानी होती है। और हम लोग तो जो है बहुत दिक्कत हुआ स्कूल। तो लड़की बोलती है कि हाँ बात सही है, जब हम लोग भी को जो है हिंदी नहीं आता था, संथाली आता था, जब स्कूल जाते थे तो प्रारंभिक दिनों में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब कुछ दोस्त हमारे धीरे धीरे बनने लगे हैं। और वो थोड़ा सा अफसोस जताती है कि अभी हम लोग का भी गाँव रहता तो हम लोग अपने दोस्त सबको दिखाते। तो दादा बोलते हैं अच्छा दोस्त नहीं दिखा नहीं सकते तो क्या उसके अपने बारे में तो बता ज़रूर सकती हो। तो फिर वो बोलती है कि हम जब बड़े होंगे तो आदिवासी पर की कहानी पर एक फिल्म बनाएंगे। और यही समझ लीजिए कि जो इस तरह के दादू की कहानी है, इस तरह के लाखों आदिवासियों की यही कहानी है, इसी से मिलता जुलता कहानी इस देश में रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न रख रहे हैं कि दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा। आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी, और ये वो लोग होते हैं उस समुदाय के रूप में तो होते हैं जो जंगल में रहते हैं और जंगल की तरह ही जीवन यापन करते हैं। और इतना समझ लीजिए अपने देश की कुल आबादी में से 8% आबादी आदिवासियों का है। और ज़्यादातर आदिवासी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कल कारखाने लगे हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र वही हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा टाटा का, जमशेदपुर का, राउरकेला, बोकारो, भिलाई आदि सब के बारे में सुना होगा। तो वो सब इलाका जो है आदिवासी इलाका ही है। और भारत में पूरे देश में 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह रहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार में भी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, कई राज्यों में जो है आदिवासी की संख्या है। और अगर यदि उड़ीसा की बात करें तो 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह जो है अकेले उड़ीसा में ही है। और आदिवासियों में जो है ऊंच नीच की भाव कम रहती है, जैसे हम लोग के समाज में होता है। और वहाँ क्या होता है, हम लोग के यहाँ ज़्यादातर वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह की रही है। पर आदिवासी में ऊंच नीच का फर्क नहीं रहता है, जाति वर्ण जैसी कोई बातें वहाँ नहीं होती है आदिवासियों में। और आदिवासियों का धर्म हम लोग के ऐसा धर्म नहीं होता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा, उसका धर्म जनजातीय धर्म होता है। और वे लोग ज़्यादा प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। पर्वत, नदी, पशु ये सब की जो है, पहाड़ पर्वत ये सब का जो है वो लोग पूजा करते हैं। और आत्मा, ग्राम आत्माओं को जो है वो लोग ज़्यादा पूजते हैं। और मानते हैं, उनकी मान्यता रहती है कि गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा करना चाहिए। और वे लोग जो है पुरखों की उपासना करते हैं, अपने पूर्वजों की उपासना करते हैं। और हालांकि आदिवासी अपने आसपास के ईसाई, बौद्ध धर्म और शाक्त, वैष्णव आदि सभी समय के साथ प्रभावित होते रहे हैं। और वो जैसे कि है उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ है उड़ीसा में, तो वो ज़्यादा प्रभावी है। बंगाल में जो है तांत्रिक के रूप में देखी जाती है, जैसे या असम में तांत्रिक रूप से जादू, टोना, मंत्र ये सब होती है। और 19वीं शताब्दी में आप जब जानते हैं कि जब ब्रिटेन आया, अंग्रेज सब आया, तो उन लोगों ने आदिवासियों का बहुत ही ज़्यादा संख्या में धर्म परिवर्तन कराया। जो आदिवासी थे उसको लोभ लालच देके, पैसा देके, शिक्षा देके, स्वास्थ्य सुविधा देके, तो उसको जो उसका धर्म परिवर्तन करा लिया। और वो लोग जो है ईसाई धर्म बहुत से लोग कबूल कर लिए। और जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो उनकी एक भाषा अलग है, और उनकी ज़्यादातर भाषाएं जो है, संस्कृत इतनी ही पुरानी है, बहुत पुरानी है, और संस्कृत से मिलता जुलता भी है और संस्कृत से अलग भी है। और जैसे कि इन भाषाओं में बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं में गहरे तौर पर प्रभावित किया है। अच्छा, संथाली बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग
है संख्या की दृष्टि से आदिवासी को देखें तो संथाली बोलने वाले ये हैं। और आप जैसे कि पेपर मैगजीन सब पढ़ते हैं तो ये सब संथाली भाषा में भी है। इंटरनेट पर भी उनकी भाषा में आपको पत्रिका मिल जाती है। आदिवासी जो है देखते होंगे तो आपके आदिवासी सब सुनते ही आपको लगता होगा कि ये लोग विचित्र प्राणी होते हैं, डांस करते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। लेकिन ऐसी बातें हालांकि है और नहीं भी है, वो भी समय के साथ बदल रहे हैं। लेकिन आपको इसके बारे में एक नई जानकारी हो सकता है आप नहीं जानते हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुने होंगे आप। तो अंग्रेज के ज़माने में एक काला पानी का सज़ा जिसको दिया जाता था, कठोर यातना वाला सज़ा, तो सेलुलर जेल बनाए थे अंडमान निकोबार में, एकदम समुद्र तट द्वीप पे है अंडमान निकोबार। हाँ, तो वहाँ बनाए थे और वहाँ सजा दी जाती है। खैर, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार पे भी जनजाति रहते हैं, वो द्वीप के रूप में है। कहा जाता है कि वहाँ 572 द्वीप है, लेकिन 37 पर जो है जनजाति लोग रहते हैं। और हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन वो लोग इस तरह से रहते हैं जैसे कि 50,000 साल पहले लोग रहते थे। एकदम पूर्णतः जंगली जीवन, जंगली जिसको पूर्णतः जंगल कहते हैं। और कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में जारबा, ओनगे, ग्रेट अंडमानी, सेंटिनेलीज, सोम्बे, तो ये सब जो है जनजाति, वहाँ 5 तरह की जनजाति है। और लेकिन का मान्यता है कि 50,000 साल पूर्व वो लोग जो है कबीलाई के रूप में दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पहुँचे थे। लेकिन उनका जो है रहन सहन पूर्णतः अलग है और हज़ारों साल पहले जिसे जंगल में रोज रहते थे लोग उसी तरह रहते हैं। और वो लोग जो है जगह सूअर का मांस खाते हैं, शहद खाते हैं, और जो है जो सब उपजाते हैं, मतलब कि जंगली सब जीव जंतु होते हैं वो खाते हैं। और कहा जाता है उन्हें बहुत ज्ञान भी है, मतलब कि। और आपको जो है ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सरकार ने भी उनके लिए स्थान संरक्षित कर दिया है कि वो जगह जो है शेष दुनिया के लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। वहाँ पर कभी कभी लोग जाने का भी प्रयास करते हैं और उनकी जीवन शैली को बाहर आकर के जो है अलग रूप में जो है वो लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे कि वो लोग रहते हैं इसी तरह, जैसे बहुत पहले लोग रहते थे, तो उसका जो है अब वहाँ जाके लोग सोचते हैं कि चले जाएं, उसको शेष दुनिया को जानकारी दें। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, सरकार ने भी उसको संरक्षित कर दिया है। और वो लोग तीर सब जो पारंपरिक तरीके से चलता था वो लोग उसी तरह से अभी भी जीते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न रख रहे हैं कि आप जनजातीय समूह का नाम तो आपने सुना भी होगा, और या कहीं से आप सर्च कीजिए, खोजिए और 5 जनजातीय समूह के नाम लिखिए। और एक प्रश्न और कि जनजातीय कोई भी समुदाय का भाषा आप लिखिए, कम से कम 5 भाषा वो लोग जो है कौन कौन भाषा, अलग अलग भाषा बोलते हैं। ये प्रश्न आपके लिए। यहाँ पर हम देखते हैं आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। तो जब भी आदिवासी का जिक्र होता है तो हम लोग यही मान लेते हैं कि स्कूल में कार्यक्रम होता है, उत्सव होता है, सरकारी कार्यक्रम होता है या किताब में, तो जो है उन्हें एक ही रूप में पेश किया जाता है। जैसे कि जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, सिर पर मुकुट लगाए हैं, नाचते गाते दिखाई देते हैं। पर ऐसी बातें नहीं है और अभी उनका जीवन भी बदल रहा है। वो पुराने किस्म का जो आकर्षक पिछलापन था वो अब बदल रहा है और सरकार ने भी उनको आरक्षण दिया है, मुख्य धारा में लाने का हर संभव कोशिश किया है शिक्षा के माध्यम से। और लेकिन ये ऐसी भावनाएं हम लोग के साथ इसीलिए आ जाती है कि जैसे कि एक स्टीरियोटाइप का रूढ़िबद्ध मान्यताएं, क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था, यदि याद होगा, तो कोई खास समुदाय जब रहता है उसके बारे में हम अपनी एक छवि कर लेते हैं कि वो ऐसा ही होता है। तो पूरे कोई एक व्यक्ति भी ऐसा करता है तो हमको लगता है कि नहीं, पूरा समुदाय उसी तरह का होता है। तो ऐसी बातें हालांकि नहीं होती है और आदिवासी भी अब बदल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं आदिवासी और विकास। तो जैसा कि हम इतिहास में देखते रहे हैं कि हाथी, घोड़े, ऊंट राजा सब पालते थे। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, अयस्क, कोयला, हीरा, मोती, ये सब जितनी कीमती लकड़ियाँ हैं, ये सब सारी की सारी सामग्री कहाँ मिलते हैं? तो आपको जंगल में ही, उसी आदिवासी के इलाके में आपको मिलती है। और पहले के राजा सब जो है उनसे मदद लिया करते थे और जो है जंगल में बहुत सारी नदियों का लगातार पानी मिलते रहता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ वातावरण को शुद्ध बनाने में जो है ये जंगल का बहुत भी बड़ा महत्व है। और न केवल राजा महाराजा उनसे जो है लाभ लेते रहे, उनका सहायता लेते रहे, बल्कि एक पर्यावरणीय दृष्टि से जो है बहुत सारा हिस्सा जंगल से ढका रहता है, जिससे कि बहुत ही
लाभ होता है। और आदिवासियों को उन इलाकों का बहुत ज्ञान रहता है, आदिवासी क्षेत्रों में जो सब होता है। और पहले प्राकृतिक दृष्टि से इसी तरह से लोग रहते थे, और आदिवासी को जंगल पर का जो है पूरा नियंत्रण रहता। आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासत और रजवाड़ा के अधीन नहीं रहे, कभी भी वे लोग राजा के रजवाड़ा के अधीन नहीं रहे, और वे लोग स्वतंत्र रहे। और बहुत सारे राज्य वन संसाधन के लिए आदिवासियों पर ही निर्भर रहते थे। अच्छा, अब देखिए कहाँ पर जो है एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर आदिवासियों की छवि से बिल्कुल ही जो है अलग है। जैसे आप जो सोचते हैं आदिवासी के बारे में, उन्हें हास्याकरण और शक्तिहीन समुदाय के रूप में हम लोग जो है देखते हैं, लेकिन औपनिवेशिक शासन से बहुत पहले भी देखते हैं तो आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे, एक जगह ठहरकर काम करते थे। वह स्थानांतरित खेती के साथ साथ समय तक एक स्थान पर खेती करते थे। स्वाभाविक है, जब पहले तो लोग उसी तरह रहते थे, और ये परंपराएं अभी भी आपको उस रूप में देखने को मिलेगी। लेकिन जो है पिछले 200 साल से जब अंग्रेज आया तो फिर वन नीति में ही बदलाव हो गया, और राजनीतिक दबाव से बागानों का निर्माण हुआ। स्थल उद्योग में नौकरी करने के लिए जो है लोग वहाँ से जो है बाहर भेजे जाने लगे बागान में जो है, और वन क्षेत्र पर उनका नियंत्रण नहीं रहा। पहले उनका वन क्षेत्र पर जो है सीधा नियंत्रण रहता था। आज जो है इमारती लकड़ियों के लिए, खेती उद्योग के लिए विशाल वन भूमि को साफ कर दिया जाता है, और खनिज पदार्थ, अन्य प्राकृतिक संसाधनों से वो भरपूर क्षेत्र रहा है। इसलिए क्या होता है ना, उसका ज़मीन छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, राजनीतिक दबाव, सरकार कहती है वहाँ चीज़ काम होगा, और उन लोग को हटा दिया जाता है वहाँ से। अब बड़ा बड़ा कल कारखाना लगेगा, ज़मीन चाहिए तो वो सस्ता में मिल जाता है, लगता है कि वो बेकार पड़ी भूमि है। और जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए जो क्या होता है ना, हमेशा ताकत पर गुट हावी रहा है, और काफ़ी बार जबरन उनकी ज़मीन छीन ली जाती है, ज़बरदस्ती। और ऐसा जो है सरकारी आंकड़ों से ही पता चलता है। खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। विस्थापित मतलब एक जगह से हट के दूसरी जगह चले जाना। तो कहीं जो है कभी बांध बन रहा है, कभी नहर बन रहा है, तो उन लोगों को जो है खाली करा दिया जाता है वहाँ पर से। और जो है एक सर्वेक्षण का रिपोर्ट कहता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आदि में जो है 79% आदिवासी ही थे, और उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशय में डूब गई। और इस तरह जो है पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाली टकरावों से बंधी है। उड़ीसा में एक अलग समस्या है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, इधर जाइएगा उधर देखिएगा एक अलग चीज़ है। वहाँ दूसरी समस्या हो जाती है। दूसरी समस्या हो जाती है कि पड़ोस के देश से, बांग्लादेश, बर्मा आदि से लोग वहाँ आकर घुसपैठिए के रूप में अपना बसना चाहते हैं, तो वहाँ पर मिलिट्री को अधिक पावर दे दिया गया है, और इससे भी वहाँ पर आदिवासी लोग को बहुत परेशानी होती है। वो लोग हमेशा देखिएगा कि अपनी एक अलग आज़ादी की मांग करते हैं, मिलिट्री वाले को हटाने की बात करती हैं, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो वहाँ एक अलग ही समस्या है। और एक फिर समस्या क्या हो जाती है, एक भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क कहाँ बनेगा, स्वाभाविक है जंगल में ही काट के बनेगा। तो 104 राष्ट्रीय पार्क है, और कितना ज़मीन ले लेता है, 40,501 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो उसका ज़मीन था वो खाली करा लिया जाता है। अच्छा, 543 वन्य अभ्यारण्य हैं, तो वहाँ पर भी जो है 1,18,918 वर्ग किलोमीटर में। तो ये इलाके हैं जहाँ आदिवासी पहले रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ से क्या हुआ, उसको उजाड़ दिया गया, हटा दिया गया। और अगर वो जंगल में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कहता है कि घुसपैठिया आप भागिए यहाँ से। तो देखिए कितना परेशानी वाली बात है। तो इस तरह की बातें तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन विकास भी यदि हम खोजेंगे तो दूसरे का विनाश भी हमको देखने को मिल रहा है। जब वो अपने जंगल और ज़मीन से बिछुड़ते हैं, अलग होते हैं, तो जो है मुख्य स्रोत से ही वो वंचित हो जाते हैं। जो उनका आजीविका का स्रोत रहता है, परंपरागत निवास स्थान, जीने की वजह जो रहती है, तो उसे छीनते चले जाते हैं। और आदिवासी क्या करते हैं, फिर काम की तलाश में शहर की ओर आते हैं। शहर में आएंगे तो क्या करेंगे, छोटे मोटे उद्योग, इमारत में जो है, फिर निर्माण स्थल में जो है एक कहीं मामूली नौकरी उनको करना पड़ता है फिर, और गरीबी लाचारी के भंवर में वो फंसते चले जाते हैं। और ग्रामीण इलाकों में 45%, शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, किसी तरह जीवन यापन करते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो कुपोषण के शिकार रहते हैं। कुपोषण मतलब उनको खाना पीना नहीं मिल पाता है सही ढंग से, सही तरीके से जितना कैलोरी मिलना चाहिए। और आदिवासियों की साक्षरता भी बहुत कम है, शिक्षा का प्रतिशत और लोगों के बनिस्बत तो उनका कम ही है। ज़मीन से हटाने पर
कितनी चीज़ें, आमदनी का स्रोत चला जाता है, ज़मीन चला जाता है, निवास स्थान चला जाता है। सबसे बड़ी बात उनका जो पारंपरिक रीति रिवाज रहता है वो भी गंवा देता है। वो लोग जीने का जो अस्तित्व का स्रोत है वो भी खत्म हो जाता है। अब देखिए उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए एक आदमी है गोविंद मारन। उनका कहना है जैसे कि उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं, उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? तो कितनी अधिक परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि आदिवासी के जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। उनके संसाधन के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की प्रक्रिया अक्सर क्या होती है, दर्दनाक और हिंसक होती है। आपने जो है इस तरह किसी के साथ ज़बरदस्ती कीजिएगा तो फिर वो वहाँ पर विरोध होगा ही होगा, और फिर कई तरह के आंदोलन के ऐसी स्थिति भी बनती है। जैसे कि आपने नक्सलवादी आंदोलन का देखा होगा, वहाँ भी इसी तरह से नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था। उन लोगों को लगा कि नहीं, मेरा हक छीना जा रहा है। तो इस तरह जो वहाँ पर सामाजिक आर्थिक हुई, उसके बाद जो है हालांकि अब तो राजनीतिक रंग भी ले लिया, उसके बाद उसको एक उस विचारधारा के रूप में वो परिवर्तित होने लगा है। खैर यहाँ पर हम लोग फिर आगे देखें तो आदिवासी को कितना अधिक परेशानी होती है। झारखंड और आसपास के इलाकों को देखें तो आदिवासी 1830 के दशक में जो है बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों में यहाँ से भेजे गए। मॉरिशस, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया तक में जाते रहे यहाँ से। और भारत का चाय बागान असम में है, और उनके श्रम के बूते ही अपनों पर खराब हो पाया है। वहाँ से ज़बरदस्ती लोग पकड़ पकड़ के ले गया, वहाँ से मजदूरी करवाता था। और अकेले असम में देखें तो 70 लाख आदिवासी हैं। और इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाई यातना में जो है बीता है, विरह मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में पलायन हुआ बहुत ज़बरदस्त। 5 लाख आदिवासी तो मौत के मुंह में जा चुके थे। और नीचे एक कविता यहाँ पर दिया गया है, उनकी आदिवासियों की आकांक्षा और असम में उनकी जो वास्तविक हालत की वानगी पेश करता है। ये जो है झारखंड मूवमेंट एंड एथनिसिटी कल्चर इन साइलेंस, एस बसु का है, उसी के से जो है ये कविता दी गई है यहाँ पे। आओ मीनी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मीनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम, तुमने असम भेजकर बड़ा छल किया। तो कितनी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो यहाँ पर जो है आपके लिए एक प्रश्न रख रहे हैं कि आप बताइए कि आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण हैं और क्यों, और धातु कहाँ से हासिल होती है, क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके लिए, ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका जो है आप घर पर इस्तेमाल करते हैं। आप सोच के सर्च करके आप इसका जवाब लिखें। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं एक उड़ीसा का कालाहांडी जिला, वहाँ का ये पिक्चर दिया गया है। ये भी है कालाहांडी जिला में है स्थित न्यामागिरी पहाड़ी का है। यहाँ क्या है ना, यहाँ का डोंगरिया कौन नामक आदिवासी समुदाय का यह इलाका है, और न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को क्या करेगा, फिर जो आदिवासी समुदाय उसको क्या करता है, विस्थापित कर देगा। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना खूब ज़बरदस्त विरोध किया और पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ जो है मुकदमा भी फिर चला उसके बाद। और हम देखें तो आदिवासी जो है जंगल में रहते हैं तो अपने बूते रहते हैं, कोई उनको जो है ऊपर से दिशा निर्देश नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से रहते हैं। और कहा जाता है कि आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं, जो हम कहते हैं आयुर्वेदिक कहते हैं। देखिए इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल तो आदिवासी लोग करते हैं। और लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशक के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर, 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है, 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। और जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब आपकी राय तो कुछ बनी होगी, अब आप यहाँ पर बताइए कि क्यों आदिवासियों को उनके जंगल और उनके वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाता, क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए? इसका जवाब आप तैयार करें। लोग देखते हैं अल्पसंख्यक
और हास्याकरण। अल्पसंख्यक या किस तरह हास्याकरण पर है वो। तो अल्पसंख्यक समुदाय किसको कहा जाता है? तो अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक जो कि संख्या में कम है उसी को अल्पसंख्यक कहते हैं। और हम जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को मौलिक अधिकारों के जरिए संरक्षण प्रदान किया गया है कि उनकी जो भी रीति रिवाज, भाषा है, उनका वो अपने दृष्टि से जो है बाकी आबादी के मुकाबले वो उसमें ढल ना जाए, तो अपने हिसाब से उसको वो संरक्षित कर सकें। ऐसा ना हो कि छोटा समुदाय है तो राजनीतिक सत्ता तक पहुंच नहीं है तो वो खिसकते चले जाएं। और ऐसा प्रयास किया गया है कि राजनीतिक दृष्टि से भी वे आगे बढ़ें, उनको आरक्षण दिया गया, उनके लिए विशेष सुविधा दी गई है कि उनको भी किसी तरह की परेशानी न हो। और कभी कभी क्या होता है ना, बहुसंख्यक समुदाय से उन्हें उसकी वर्चस्व की आशंका से जो है बचाने का प्रयास किया गया। सुरक्षात्मक दृष्टि से, हर एक दृष्टि से संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय को भी किसी तरह का जो है भेदभाव नहीं हो। विशेष करके जब कभी तनावपूर्ण संबंध हो जाता है तो फिर वहाँ पे इसके लिए व्यवस्था की गई है। कानून का शासन अपने देश में वो स्थापित हो और मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, वो उसको अधिकार देती है। स्वतंत्र न्यायपालिका है कि वो कानून का शासन स्थापित करेगी, मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी, इस तरह जो है, और वो अपनी सांस्कृतिक विविधता को बरकरार रखे। इस तरह हम देखते हैं कि जो है अल्पसंख्यक को, अगर आपको लगता है कि यहाँ अल्पसंख्यक कौन है, तो संवैधानिक दृष्टि से आप इसका जवाब या कहीं से पढ़ के इस किताब में पढ़िए या कहीं ढूंढिए, इसका अल्पसंख्यक भारत में कौन है, संविधान किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, इसका जवाब आप लिखें। हम यहाँ पर देखते हैं कि मुसलमान और हास्याकरण। तो 2011 की जनसंख्या को देखें तो भारत में मुसलमानों की संख्या का प्रतिशत 14% रहा है और आबादी की दृष्टि से, लेकिन सुविधा की दृष्टि से, संपन्नता की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से वे पिछड़े हुए हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के पैमाने पर वे काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इस कारण हम लोग कहते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है। मूलभूत सुविधा के रूप में, साक्षरता की दृष्टि से, सरकारी नौकरी के हिसाब की दृष्टि से मुस्लिम समुदाय की स्थिति को देखें तो वे पिछड़े हुए हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पर आपको एक आंकड़ा दिया हुआ है 2008-9 के अनुसार, तो जैसे हिंदू समुदाय में पक्का का घर 65% है और तो मुस्लिम समुदाय के रूप में आपको 63% ही है। हिंदू समुदाय में बिजली जो है 75% मिलेगा तो मुस्लिम को 67% ही, वहीं सिख को जो है 96%। नल का पानी का अनुपात एक देखें कि किसके घर में कितना जाता है, तो हिंदुओं के घर में 43% घर जाता है, मुस्लिम के 35% के घर में जाता है, ईसाई के 48% के घर में जाता है, तो सिख के 49% के घर में जाता है। तो इस तरह देखते हैं कि जो है मूलभूत सुविधा की दृष्टि से मुसलमान लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। तो यही उसी तरह दूसरा एक और सर्वे दिया गया है, साक्षरता दर। साक्षरता दर तो देखें तो 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर अपने देश में 74% है। उसमें हिंदू का साक्षरता दर 63% है, मुस्लिम का 57%। कुल 74, हिंदू का 63 तो मुस्लिम का 57, ईसाई का 74, सिख का 67, बौद्ध का 71 और जैन का 86। तो सबसे कम मुस्लिम का साक्षरता। अच्छा, तो आपको लग गया होगा, बताइए किसकी साक्षरता सबसे कम है। अच्छा, उसके बाद सरकारी नौकरी में मुसलमान का प्रतिशत देखिए, आबादी में तो 14% है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाइए तो 3%, पुलिस सेवा में 4%, विदेश सेवा में 1.8%, तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयों में 3.3%, राज्य स्तरीय PSU में 10%, बैंक एवं रिजर्व बैंक में 2%। इस तरह हम देखते हैं कि जो है वे पिछड़े हुए हैं हर एक दृष्टि से। तो ऐसा जो है कभी कभी जो है, अब देखिए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतक पर पिछड़े हुए हैं और 2005 में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, राजेंद्र सच्चर का नाम सुने होंगे आपने, राजेंद्र सच्चर। और वो कमेटी का जो है गठन किया गया ये जानने के लिए कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति कैसी है। उसका जायजा जब लिया तो जो है रिपोर्ट से जो पता चला तो वो कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतक के हिसाब से मुसलमानों को स्थिति जो है अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से इसी मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम इस पर जो है स्कूल का शिक्षा ले रहे हैं। अच्छा, सच्चा समिति में कहा गया जो है कि वे उनको शिक्षा कम मिल रही है। अच्छा, आप बताइए तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि वो लोग भी शिक्षा हासिल कर सके। अच्छा, अब देखिए मुसलमान के जो है आर्थिक और हास्याकरण के कई पहलू भी देखने को मिलेंगे कि अल्पसंख्यक की तरह मुसलमानों कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं है,
लेकिन कुछ मुसलमानों में जो है, जैसे कि देखिएगा बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से जो है एक सामाजिक तौर पर उनकी एक अलग पहचान बन जाती है, वो मुसलमान तो वो ऐसा होगा। हालांकि ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक ये ऐसा क्यों होता है, जैसा कि पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था, एक मान्यता, रूढ़िबद्ध मान्यता जब एक समुदाय के बारे में एक धारणा बन जाती है तो ऐसी बातें होती है। तो ये एक ऐसा नज़रिया जो है एक अलग ही ढंग से प्रस्तुत करता है। हालांकि ये सब बात एक अलग बात है, क्यों इसलिए अलग बात है क्योंकि पिछले साल सब सप्तम कक्षा में पढ़े थे कि किस तरह जो अंसारी परिवार था उसको मकान ढूंढने में कितना मुश्किल हो रहा था। शिक्षा था, संपन्नता भी था, पैसा भी था, लेकिन जब वो मकान ढूंढने जाते हैं तो जो लोग कहते हैं कि जो है आप मांसाहारी हैं, आपको मकान हम नहीं दे सकते हैं। और तो इस तरह को देखिए कि कितना जो है हास्यकरण जो है पहले से होते रहे हैं। और कभी कभी ये पूर्वाग्रही धारणा जो है, पूर्वाग्रह जो पहले से होता है, यह जो घृणा हिंसा को भी जन्म देता है। और अक्सर क्या होता है, घेटोआइजेशन का होता है। घेटोआइजेशन का स्थिति क्या बनती है, घेटोआइजेशन कहते हैं यह जो है जबकि मुख्य रूप से एक ही समुदाय जिस जहाँ रहते हैं, और यह उस प्रक्रिया को कहा जाता है कि जब विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण पर जो आधारित होती है, भय या दुश्मनी किसी भी समुदाय को एकजुट के लिए होने के लिए मजबूत कर देती है। चाहे जिस भी कारणवश हो, वो लोग एक जगह रहते हैं और भय से या मजबूरी से कहिए वो एक जगह एक समुदाय में जो एक संगठित हो जाते हैं छोटे रूप में, और अपने समुदाय के बीच रहने पर उनको ज़्यादा मानसिक शांति का अनुभव होता है। और समुदाय के तौर पर जो है आमतौर पर वहाँ से निकल पाने का ज़्यादा उनके पास विकल्प नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो शेष समुदाय से घटते चल जाता है, मुख्य धारा में वो नहीं आ पाता है। मुख्य धारा किसको कहेंगे, जब सांस्कृतिक संदर्भ के लिए, सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि जो सामान्य वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाज के प्रचलनों को ही इसको सही मान लिया जाता है। लोगों या समुदायों, उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है, जैसे बहुधा बहुत शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह। अच्छा, अब यहाँ पर जो है देखते हैं कि कैसे जो है एक कहानी इसमें दिया गया है, जिक्र किया गया है। एक महिला कहती है, मैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ, जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। अब कुछ दिन पहले क्या हुआ, रमज़ान के दौरान, रमज़ान पवित्र एक महीना होता है मुस्लिम का, और उसमें जो है उपवास करते हैं, उसके बाद ईद बनाई जाती है। ईद का नाम सुना होगा आपने, तो इबादत का महीना उसको बोला जाता है। और जो क्या हुआ, रमज़ान में गड़बड़ी हुई और जल्दी सांप्रदायिक रूप ले लिया। सांप्रदायिक रूप के दो धर्म के लोग भीड़ जाए इकट्ठे झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए। और मैं और मेरा भाई पड़ोस में इफ्तार की एक दावत में गए थे। कहाँ गए थे, दावत में, निमंत्रण में, भोज खाने तो बोलते हैं। और मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। और घर लौटने पर मैं कहा कि जल्दी से अपने कपड़े बदल कर जीन्स और टी शर्ट पहन ले। और आज जबकि सब कुछ ठीक है, मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया। मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान का पता चल जाता है, और क्या यही पहचान सारे खतरों के भेदभाव की जड़ है। तो यहाँ पर जो है अब देखते हैं कि किस तरह जो है परेशानी की बात होती है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह जो है पहनावा, यहाँ पर आप चिंतन कर सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं कि मुसलमान के आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण के बीच एक गहरा संबंध है। आदिवासी स्थिति के भी देखें। अच्छा, 7वीं कक्षा में भी आपने देखा कि औरत की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इन सारे अनुभव से पता चलता है हास्याकरण एक जटिल परिघटना है, एक दिन की ये बात नहीं है। इससे निपटने के लिए क्या चाहिए, कई तरह की रणनीतियों पर काम करना पड़ेगा। साधन चाहिए, सुरक्षा की ज़रूरत है, और संविधान द्वारा परिभाषित जो अधिकार दिया गया उसको लागू करने की ज़रूरत है, उसको साकार करने की ज़रूरत है। इनके बिना न तो हम विधिवत उनकी रक्षा कर पाएंगे, जो विविधता अपने देश में, अगर उसके लिए विशेष रणनीति नहीं बनाती हैं तो हम समानता के स्थापित कैसे करेंगे। एक लोकतंत्र का में जो होता है सबों की राय का सम्मान, वो कैसे हो पाएगा। और राज्य की जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए सभी नागरिकों के प्रति, ये कैसे हो पाएगा। और यहाँ पर राजेंद्र सच्चे की रिपोर्ट में जो है भी कहा गया है, जैसे कि लगता है कि मुसलमान है तो वो जाता होगा मदरसा, लेकिन राजेंद्र सच्चा रिपोर्ट कहती नहीं, मुसलमान के बारे में एक गलतफहमी है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि अगर 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं, मुसलमान के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जो संपन्न हैं, जो कि शिक्षा का महत्व समझते हैं, तो वे खुले रूप में जो समान रूप से शिक्षा दी जा रही है उसमें जाकर के वो शिक्षा लेते हैं, अपने बच्चे को वहाँ भेजते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हास्याकरण क्या होता है। तो हास्याकरण एक समुदाय का मतलब होता है कि उसको अनुभव के जरिए जो है समझने का प्रयास किया गया है, और
प्रत्येक समुदाय इसको अपने अलग अलग ढंग से जो है महसूस करता है। और हम देखते हैं कि हास्याकरण का संबंध अभाव से है, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है कि हमें पास शक्ति नहीं है, हम पिछड़े हुए हैं। और कई हास्याई समुदाय हैं। और इसी तरह जैसे कि हम अपने समाज में दलित समुदाय को देखें तो वहाँ भी लगता है कि दलित कहीं ना कहीं पिछड़ापन के शिकार हैं। और हास्याकरण से क्या होता है, कमज़ोर सामाजिक हैसियत होता ही है, साथ साथ शिक्षा और अन्य संसाधन तक पहुँच नहीं हो पाती है। और हालांकि हास्याई समुदाय का जीवन बदला जा सकता है और बदलता भी है, और कोई भी हमेशा एक तरह से हमेशा हास्या पर नहीं रहता है। अगर हम हास्याकरण के पहले के बातों को देखें तो समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहता है। हास्याई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही वो नहीं कभी चाहते हैं कि हमारी पहचान मिटे, और अधिकार, विकास और अन्य अवसर में बराबरी का हिस्सेदारी भी चाहते हैं। तो इस तरह हम जो है हास्याकरण को समाप्त करते हैं। और कुछ शब्द संकलन से देख लें तो उच्च नीच क्या होता है, तो जो उच्च समान मुख्य धारा में जो है उच्च स्थिति में है उनकी बातें मानी जाती है, उसे उच्च कहा जाता है। और जो नीचे है, जैसे कि जातीय व्यवस्था में दलित है वो नीचे है तो उसको नीचे माना जाता है। विस्थापित क्या होता है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह उसको भेज देना, बांध बंध रहा है यहाँ से उसको हटा देना, दूसरी जगह भेज देना, वही घर बार से उजाड़ देना। कुपोषित क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति से पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिल पाता है, बीमार पड़ता है तो उसे कुपोषित कहा जाता है। यहाँ पर एक दो प्रश्न आपके लिए रख रहे हैं। हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में 2-3 वाक्य में इसको लिखें और आप बताइए। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। हास्याकरण, आदिवासी लगातार हास्याकरण पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, कोई 2 कारण बताइए। और आपको अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को, जो उनको संविधान में सुरक्षा दी गई है, क्या यह जरूरी है, आप क्यों इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, कारण बताइए। इस तरह आप जवाब तैयार करें और उम्मीद है कि आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा, आपके लिए हितकर होगा। अगले अध्याय में मिलते हैं कि हास्याकरण से कैसे निपटने की व्यवस्था की जाती है।